हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, निखिल सर के एब्सेंट होने के कारण मैथ्स की क्लास की जगह पे आपकी साइंस की क्लास चलेगी। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 जो आपका चैप्टर है साइंस का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलेंगे, हम लोग बात कर रहे थे कल के सेशन में कोशिका द्रव्य के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। तो उसके बारे में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगले सेशन में भी हम साइंस को ही पढ़ेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और जानेंगे कोशिका द्रव्य की, उसके स्वभाव के बारे में कि कोशिका द्रव्य कैसा होता है, साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। बच्चों, साइटोप्लाज्म जो होता है यानी कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य एक सिंपल क्लियर फ्लूइड नहीं होता, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स विस्कस फ्लूइड होता है, जिसके अंदर 70% क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। और उसके अलावा जो बाकी पोर्शन होता है वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का बना हुआ होता है। साइटोप्लाज्म इज नॉट अ सिंपल क्लियर फ्लूइड, it is a complex viscous fluid that contains 70% of water. The remaining portion is made up of proteins, carbohydrates and lipids. साइटोप्लाज्म जो है वो किसी भी कोशिका का सबसे मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है। कोशिका द्रव्य किसी भी कोशिका का सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट होता है। साइटोप्लाज्म इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पार्ट्स ऑफ द सेल. While it does not take part in the cellular processes, it does host most of the metabolic reactions. उसके अलावा किसी भी सेल को अलग अलग बहुत सारी जो वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम, जहां पे उनकी जरूरत होती है, रिक्वायर्ड डेस्टिनेशंस तक पहुंचाने का काम भी साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। साइटोप्लाज्म बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं जैसे मनुष्यों के शरीर में ब्लड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वैसे ही कोशिका की कोशिकीय जो कार्यक्रम होते हैं, कोशिकीय कार्य होते हैं, वाइटल फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने में साइटोप्लाज्म की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साइटोप्लाज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स, और वो बना हुआ होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स से एंड माइक्रोफिलामेंट से, विच टुगेदर फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म का जो स्केलेटन होता है उसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। द साइटोस्केलेटन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप एंड मूवमेंट ऑफ अ सेल। ठीक है, तो ये सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के बारे में। बच्चों, बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, साइटोसोल और प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, उसको हम जानेंगे। तो ये सभी बच्चे कोशिका पढ़ रहे हैं, कोशिका में इन चीजों का जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साइटोप्लाज्म इज द इनर कंटेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन की अंदरूनी कंटेंट को हम कहते हैं। इट सेपरेट्स द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द न्यूक्लियस। इट कंप्राइजेस साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती हैं? साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन्स। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? A constituent of cytoplasm, cytosol क्या है? Is a soft, sticky and semi-transparent fluid. In it, the various cell organelles remain suspended. उसी में सारे के सारे कोशिकांग जो हैं वो होते हैं। Along with the nucleus, the cytoplasm makes up the protoplasm. अगर हम न्यूक्लियस को भी साथ में ले लें तो साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपका लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल है, कोशिका की जीवित
भाग है वो, इट डज नॉट इंक्लूड द सेल मेम्ब्रेन और द सेल वॉल, यानी कि कोशिका का सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को अलग अलग कर दिया जाए तो बाकी की बची चीजें जो है वो लिविंग पार्ट होती हैं कोशिका का। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब है, यानी कि जीव द्रव्य का मतलब है कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला कंटेंट, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या है? इज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ लिविंग प्लांट और बैक्टीरियल सेल whose cell wall has been removed but has its cell membrane intact। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लाज्म जो है उसका ऐसा पार्ट जिसका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जिसकी रिमूव कर दी गई हो लेकिन सेल मेम्ब्रेन उसमें हो, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिल करके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब आप देख रहे हैं अमीबा के बारे में कि अमीबा क्या करता है। अमीबा कैन कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप। अमीबा जो है वो आकार में अनियमित होता है, उसके अंदर अंगुलियों के जैसी संरचना बन जाती है जरूरत के आधार पर। अमीबा कैन कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप, इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीडोपोडिया मीनिंग फॉल्स फीट, यानी कि कूटपाद कहते हैं उसको। As shown in figure 1 and 2, these pseudopodia are nothing but the flowing projections of cytoplasm। यानी कोशिका द्रव्य का ही ये फ्लोइंग प्रोजेक्शंस है और ये आपका साइटोप्लाज्म जो है वही सीडोपोडिया के रूप में विकसित हो जाता है अमीबा के अंदर, क्योंकि अमीबा का जो आकार है वो अनियमित होता है। तो जैसा कि आप फिगर 1 में देख रहे हैं अमीबा विद एनगल्फ्ड फूड, और फिगर 2 में आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही किसी फूड पार्टिकल को अमीबा सेंस करता है तो सेंस करने के बाद वो फूड को एनगल्फ करने के लिए अपने सीडोपोडिया को बाहर निकालता है, यानी कि फॉर्मेशन हो जाता है। साइटोप्लाज्म जो है वही फ्लो होकर के सीडोपोडिया के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे वो कवर करके फूड वैक्यूल में अपने खाद्य कण को पहुंचा देता है और उसके बाद से वो इस तरह से अंदर पहुंच जाता है। एक ही कोशिका में सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। अमीबा आप सभी को पता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। व्हेन अमीबा सेंसेस इट्स प्रे इट यूजेस इट्स सीडोपोडिया टू एनगल्फ द प्रे। वो जब अपने शिकार को यानी कि अपने किसी भी खाद्य कण को सेंस करता है तो सेंस करने के बाद सीडोपोडिया वो निकालता है। These cytoplasmic projections not only help amoeba in engulfing food but also in locomotion। ये जो सीडोपोडिया निकालता है अमीबा, ये केवल भोजन को अंदर लेने में ही सहायता नहीं करता बल्कि ये उसके मूवमेंट में भी, लोकोमोशन में भी हेल्पफुल होता है। दे एग्जाम्पलीफाई द फिनोमेनन ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और इस प्रक्रिया को हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रकार का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पाई जाती है। तो इसका डायग्राम आप सभी बच्चे बनाएंगे और उसके बाद अमीबा के अंदर कूटपाद की संरचना, ये हेडिंग डाल करके आप इसको नोट भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। Cells can be grown outside the body through a process known as cell culture। जैसे आपने टिश्यू कल्चर के बारे में सुना है, ऐसे हम कोशिकाओं को भी शरीर के बाहर ग्रो कर सकते हैं और उसको नाम दिया जाता है कोशिका कल्चर का, यानी कि कोशिका संवर्धन का नाम दिया जाता है। ठीक है। वायरसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। वायरसेस के बारे में आप सबको पता है, वायरसेस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी हैं, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म पाया ही नहीं जा सकता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका बच्चों कोशिका का, जो आपका मेन स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन क्या है? इन द सेंटर ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। क्यों बोला जा रहा है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है।
आगे की संरचना विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। Or in the center of all eukaryotic cells, there is a large prominent membrane bound organelle known as the nucleus, जो बीच में एक मुख्य संरचना membrane bound अंगक कोशिकांग पाया जाता है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। उसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, वो क्या है? The nucleus is visible under a light microscope. न्यूक्लियस जो है वो एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखने पर क्लियर दिखाई पड़ता है। न्यूक्लियस जो है वो अपने स्वभाव में अम्लीय होता है। इट इज एसिडिक इन नेचर। एनी बेसिक स्टेन कैन बी यूज्ड टू सी द न्यूक्लियस, यानी किसी भी बेसिक स्टेन से आप न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में तो ये होता ही है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, लेकिन उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं प्रोकैरियोट्स की केस में। जनरली one nucleus is present in a cell. However, there are certain eukaryotic cells which do not contain even a single nucleus. कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी हैं जिसमें एक भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की, रेड ब्लड सेल्स की, तो इनमें न्यूक्लियस एक भी नहीं पाया जाता। यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं वाली कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं वो न्यूक्लियस विहीन होती हैं, केंद्रक रहित होती हैं। देयर आर सर्टेन अदर्स दैट कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस, और कुछ ऐसी हैं जिनमें संख्या में एक से ज्यादा केंद्रक पाया जाता है। दे आर मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि वो बहुकेंद्र की होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे स्लाइम मोल्ड्स। केंद्रक के बारे में और जानेंगे। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, the nuclear region of the cell may be poorly defined, जिसमें न्यूक्लियर रीजन क्लियर डिफाइंड नहीं है, फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस का जो रेंज है वो आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह के अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को, जिसमें केवल न्यूक्लिक एसिड अनुवांशिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड आपका पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो यदि हम केंद्रक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। एक केंद्रक की संरचना जो है वो क्लियर है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। न्यूक्लियोइड पाया जाता है आपका प्रोकैरियोट्स में। अगर एक सिंपल केंद्रक की संरचना आप देखते हैं तो उसमें सबसे बाहर की तरफ आपका प्रेजेंट होता है बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्र की ये झिल्ली प्रेजेंट होती है। उसमें बीच बीच में न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर पोर पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह जो है वहां पे छिद्र होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। उसके अंदर एक छोटी सी गोल संरचना होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होती है, और उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्रोमैटिन के रूप में बिखरा हुआ होता है। तो ये आपका एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, एक केंद्रक की संरचना है। अब क्वेश्चन है, कैन यू गिव अ रीजन एज टू व्हाई अ रेड ब्लड सेल्स लैक्स द न्यूक्लियस? रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसका क्या रीजन है? अ रेड ब्लड सेल आरबीसी लूजेस इट्स न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे वो अपने न्यूक्लियस को लूज कर देता है, क्योंकि द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई का काम किसका होता है? रेड ब्लड सेल्स का होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर तक पहुंचती हैं। तो ज्यादा अमाउंट में वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, इसलिए लास्ट टाइम में न्यूक्लियस जो वहां से हट जाता है ताकि ऑक्सीजन के लिए ज्यादा जगह बन सके।
अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हम देखेंगे, अगर केंद्रक की संरचना को हम देखेंगे, द फॉलोइंग पॉइंट्स लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस विद देयर रेस्पेक्टिव फंक्शंस। उसके फंक्शंस को जानेंगे। न्यूक्लियस की संरचना को आप क्लियर देख रहे हैं। सबसे बाहरी जो पार्ट है वो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है, जिसमें ONM है, यानी कि आपकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और अंदर की तरफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, और बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। उससे अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको दानेदार या राइबोसोम्स की संरचना दिखाई पड़ रही है, और अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन, यानी क्रोमैटिन के रूप में अनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में जानेंगे। The nucleus is enclosed by a double layered cellular membrane called the nuclear envelope. न्यूक्लियस जो है वो एक डबल लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब कि केंद्रक, न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब कि केंद्रक को कवर करने वाला एनवेलप दो परतों से घिरा हुआ होता है, जिसको हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम, द स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स इज नोन एज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे आप पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और वो एक प्रकार के फ्लूइड से भरा हुआ होता है। The nuclear envelope separates the contents of the nucleus from the cytoplasm. ये न्यूक्लियर एनवेलप ही है जो अनुवांशिक पदार्थ को साइटोप्लाज्म से अलग करने की भूमिका निभाता है। The nuclear membrane is pierced with holes known as the nuclear pores. यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर्स अलाउ करते हैं केंद्रक को कि वो और बाकी की कोशिका से कम्युनिकेट कर सके, कि जो सब्सटेंसेस हैं वो इन और आउट न्यूक्लियस में कैसे होंगे, ये भूमिका अदा करने का काम करते हैं न्यूक्लियर पोर्स। द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। जो बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होती है, जिसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है। उसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रक के अंदर मौजूद होती है केंद्रिका। When observed under a microscope, the center of the nucleus has a dark, dense spherical area known as the nucleolus. केंद्रक के अंदर एक बहुत डार्क स्फेरिकल एरिया आपको दिखाई पड़ता है जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, और उसको हम केंद्रिका कहते हैं या न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स की प्रोडक्शन फैक्ट्री के रूप में काम करती है, which in turn manufacture proteins, और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। Thus it can be said that the nucleolus is indirectly involved in protein and RNA synthesis. इसके बाद आता है उसके अंदर भरा हुआ द्रव्य, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, the nucleus contains nuclear sap or a semi-fluid matrix. वो फ्लूइड नहीं होता, सेमी फ्लूइड यानी कि अर्ध तरल पदार्थ होता है मैट्रिक्स की तरह, और वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर सराउंडेड होता है। दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म। आप सभी को पता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस को ही, केंद्रक को ही हम कैरियन के नाम से भी जानते हैं, तो उसको कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है। इट होल्ड्स द न्यूक्लियोलस एंड द सस्पेंडेड क्रोमैटिन। और ये क्या करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म उसके अंदर मौजूद जो अनुवांशिक पदार्थ है क्रोमैटिन है, उसको होल्ड करने का काम करता है। और लास्ट उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन नेटवर्क, यानी कि ऐसे धागों की संरचना जिसका एक जाल पूरा केंद्रक के अंदर होता है। The nucleus contains the genetic material of an organism in the form of a network of chromatin. क्रोमैटिन के जाल के रूप में
अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए गेट्स एसोसिएटेड विद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म क्रोमैटिन। डीएनए जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएट होकर के क्रोमैटिन का निर्माण करते हैं, और क्रोमैटिन फोल्डेड और कॉइल्ड होकर के क्रोमोसोम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं कोशिका विभाजन के समय पे। और क्रोमोसोम्स जो हैं उसमें उस पर मौजूद जो जीन्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को ट्रांसफर करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में अंतर, ये सभी बच्चे फटाफट नोट करेंगे अपनी कॉपी में। केंद्रक और केंद्रिका के बीच क्या अंतर है? द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट्स द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या है? द न्यूक्लियस इज द मेन ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल। द न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये मुख्य अंगक की तरह काम करता है एक कोशिका के, और न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका जो है वो केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस में लिखेंगे इट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और न्यूक्लियोलस में लिखेंगे इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में लिखेंगे इट कंटेन्स डीएनए, प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लियोलस। केंद्रक में डीएनए, प्रोटीन्स और केंद्रिका मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियोलस में लिखेंगे इट कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन्स। केंद्रक में लिखेंगे इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस such as DNA replication and protein synthesis। जो न्यूक्लियस है ये किसी भी सेल के ब्रेन की तरह काम करता है, कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, और सभी महत्वपूर्ण जो काम है जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन है और प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको कंट्रोल करने में सहायक होता है। न्यूक्लियोलस का क्या काम है? इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, यानी कि केंद्रिका में राइबोसोम सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच में जो अंतर है उसको नोट करेंगे। अब आप स्क्रीन में कुछ डायग्राम्स देख रहे हैं। एक्चुअल में ये डायग्राम्स क्या हैं इसको आप देखेंगे। ये आपकी पूरी एक कोशिका इमेजिन की गई है। कोशिका ऐसी जैसा आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई पड़ती है। इसमें आप कोशिका के अंदर सेल कंटेनिंग न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी दिखाई पड़ रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स इस तरह से डीएनए के स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। इनसाइड द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के अंदर rod shaped structures called chromosomes are present। यानी rod shaped structures जिन्हें हम क्रोमोसोम्स गुणसूत्र के नाम से जानते हैं वो मौजूद होते हैं। These chromosomes bear the hereditary units known as genes। ये क्रोमोसोम्स जो अनुवांशिक इकाइयां हैं वो जिनको हम जीन्स कहते हैं उनको धारण करते हैं। These chromosomes bear the hereditary units known as genes। Genes are the segment of DNA। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये DNA का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पर जीन्स मौजूद होते हैं। Genes are the segments of DNA which provide information for carrying out the regular metabolic activity of a cell। उदाहरण के लिए DNA contains the information on how to make the proteins of the cell। डीएनए के पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि किसी भी कोशिका में प्रोटीन किस तरीके की बनेगी। द प्रोटीन्स इन टर्न कंट्रोल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू बोथ द सेल्स एंड टिश्यूज। और उस तरह से प्रोटीन्स जो है वो कंट्रोल करती हैं केमिकल रिएक्शंस को कि किस तरह से उसके अंदर कौन सा प्रोटीन बनेगा उस कोशिका में, और उसके बाद ही डिसाइड हुआ कि कौन सा ऊतक बनता है।
The nucleus also plays a crucial part along with the environment is determining the way a cell will level up and the form that it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. इसीलिए हम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक को डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को निर्देशित करने का काम केंद्रक का होता है। केंद्रक का किसी भी कोशिका में ठीक वही काम होता है जैसा मनुष्य के शरीर में उसके ब्रेन का होता है। जैसे ब्रेन के निर्देशन के बिना हमारे शरीर में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, उसी तरह से कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को डायरेक्ट करने का काम, निर्देशित करने का काम जो है वो न्यूक्लियस करता है। तो फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस सभी बच्चे नोट कर लेंगे। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। केंद्रक कोशिका की हर उपापचयी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। It is concerned with the transmission of hereditary traits from the parents to the offsprings. और ये किसी भी मात्र कोशिका से संतति कोशिका में लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है। It plays an important role in cellular respiration. ये कोशिकीय प्रजनन की प्रक्रिया में, सेलुलर रिप्रोडक्शन में, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो नई सेल्स का निर्माण करती है, उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। It also plays a crucial part in determining the way a cell will develop and the form it will exhibit at maturity. It does by directing the chemical activities of the cell. ये तो हो गई बच्चों केंद्रक की बात। अब एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है, वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब कि हूबहू एक जैसी संरचना अगर बन रही है तो उसको हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग आपने बहुत बार वैज्ञानिकों के मुंह से सुना होगा कि साइंटिस्ट प्रोड्यूसिंग क्लोन्स। डू यू नो व्हाट क्लोन्स आर? क्लोन्स क्या होते हैं, हाउ दे आर क्रिएटेड, वो कैसे क्रिएट होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड क्लोनिंग एंड द रोल ऑफ द न्यूक्लियस इन इट। उसमें न्यूक्लियस का क्या रोल होता है वो आप सभी देखेंगे। क्लोन का मतलब क्या है? क्लोनिंग रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक आइडेंटिकल कॉपी, जिसको हम कहते हैं फोटोकॉपी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना हो मात्र कोशिका से संतति कोशिका में, यानी हूबहू समान अंदरूनी तौर पर भी और बाहरी तौर पे भी, उसको हम कहते हैं क्लोन। तो जीव विज्ञान में, इन बायोलॉजी, क्लोन सिग्निफाई जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। क्लोन क्या होते हैं? अ क्लोन ऑफ एन एनिमल इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफरिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम अ डोनर एडल्ट सेल टू एन एग सेल फ्रॉम विच द न्यूक्लियस हैज बीन रिमूव्ड इन द लेबोरेटरी, यानी कि जो पेरेंट सेल है उसका न्यूक्लियस जो डॉटर सेल है उसमें पहुंचाया जाएगा और डॉटर सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि हूबहू पेरेंट के जैसी कॉपी तैयार होगी, उसको हम कहेंगे क्लोन। When provided with all the required conditions, the egg begins to divide normally to form a zygote. This zygote is then placed inside the uterus of a female recipient who then gives birth to a baby. और इस तरह से जो बेबी होगा वो क्या होगा? The baby thus born is identical to the donor organism with whose nucleus was used, यानी कि, और उसको फिर हम क्या कहेंगे? क्लोन ऑफ द डोनर। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मान लीजिए कि मेल स्पर्म है, फीमेल एग है, तो यहाँ से फीमेल एग से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाए और मेल स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो इंसर्ट किया जाए, तो क्लोन जाइगोट जो बनेगा इसको मदर में इम्प्लांट कर दिया जाए तो ये क्लोन तैयार हो जाएगा। क्या आप सभी जानते हैं that if the entire DNA from a single cell is stretched out, it would be 2 meters long. अगर एक
सिंगल कोशिका से डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसको खींच करके निकाला जाए तो वो बहुत उलझी हुई संरचना होती है, लेकिन लगभग लगभग 2 मीटर लंबी होती है। द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन अ सेल, यानी केंद्रक जो है वो किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने केंद्रक के बारे में बहुत विस्तार से जाना और केंद्रक के अंदर कौन कौन से किस तरह से संरचनाएं पाई जाती हैं, किस तरह से उसकी संरचना होती है, किस तरह से केंद्रक का काम होता है, वो सब आपने देखा। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम और कुछ कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।